आज हम बायोलॉजी का क्लास 12 फेडरल बोर्ड का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी के जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है। इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। इसमें से ए पार्ट को अगर देखें तो वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स रिब्स। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डिफरेंस ट्रू रिब्स का और फॉल्स रिब्स का, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो जो ट्रू रिब्स हैं वो कौन सी हैं? द फर्स्ट 7 रिब्स अटैच टू द स्टर्नम, द ब्रेस्टबोन इन द फ्रंट एंड आर नोन एज ट्रू रिब्स और स्टर्नल रिब्स, यानी कि वो वाली रिब्स, वो वाली पसलियां जो कि स्टर्नम के साथ अटैच हैं उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है और वो फर्स्ट 7 रिब्स हैं। जबकि बाकी की जो 5 हैं यानी कि जो लोअर 5 रिब्स डू नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टर्नम एंड आर नोन एज फॉल्स रिब्स। जो रिब्स जो हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, उन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी है व्हाट इज ब्रेन, हाउ कैन इट बी ट्रीटेड। यानी सबसे पहले हमें ये बताने कि स्प्रेन है क्या, फिर हमने ये बताने कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने सामने ये देख लेते हैं कि स्प्रेन है क्या। अ स्प्रेन इज अ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, द टफ बैंड ऑफ फिब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर इन आवर जॉइंट्स। यानी कि अगर कोई लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच हो जाए या वो टूट जाए तो उसको कहा जाता है स्प्रेन। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो है वो फिब्रस टिश्यू है जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है और ये जॉइंट्स पे जोड़ पे मौजूद होते हैं ज्यादातर। तो हम देखते हैं द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर अ स्प्रेन इज आर एंकल, यानी कि ज्यादातर कहाँ पर होता है? एंकल में यानी टखनों में। और अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि रेस्ट हो, अवॉइड एक्टिविटीज दैट कॉज पेन, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से पेन हो या स्वेलिंग हो यानी कि वो फूलना शुरू हो जाए या डिस्कम्फर्ट हो। सेकेंड हम देख रहे हैं आइस, यूज एन आइस पैक और स्लश बाथ of ice and water for 15 to 20 minutes each time and repeat every 2 to 3 hours, यानी कि जिस जगह पर स्प्रेन हुआ है वहां पर जो बर्फ है उसके टुकड़े रखे जाए या आइसिंग की जाए वहां पर 15 से 20 मिनट के लिए और इस अमल को 2 से 3 घंटे के बाद दोहराया जाए। एलिवेशन, elevate injured area above the level of our heart especially at night, यानी कि आपका जो इंजर्ड एरिया है जहां पर चोट लगी है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, थोड़ा सा दिल से ऊपर, खास तौर पे जब आप लेटे हुए हो रात को तो उस वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, एलिवेट होना चाहिए। ड्रेसिंग्स, बैंडेज और एक रैप्स should be used to immobile the sprain and produce support। इसके अलावा ड्रेसिंग और बैंडेज जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो वाला एरिया जो है उसे मोबिलाइज किया जाए, यानी कि वो वाला एरिया जो है वो मूव ना करे और स्प्रेन को हील होने में, ठीक होने में मदद मिले। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स को। Question number 7, what is headache or cephalalgia? Differentiate between primary and secondary headache। क्वेश्चन में ये पूछा गया है हेडेक या सेफेलाल्गिया क्या है और साथ में हमने डिफरेंस बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक का। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं कि हेडेक क्या है। हेडेक इज पेन इन एनी रीजन ऑफ द हेड और नेक, यानी कि हेडेक जो है वो जब हमारे सर में या सर के साथ अगर गर्दन में दर्द हो रहा हो तो उसे कहा जाता है हेडेक। इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों की एक अलामत भी हो सकती है। द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ इज नॉट सेंसिटिव टू पेन बिकॉज इट लैक पेन रिसेप्टर्स। और एक और चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं यानी कि जो हमारे दिमाग के टिश्यूज हैं उनके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, रादर पेन इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स अराउंड द ब्रेन।
तो फिर पेन किस वजह से होता है? क्योंकि जो पेन के रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन के इर्द गिर्द जो हमारा हेड वाला रीजन है वहाँ पर मौजूद होते हैं। और हेडेक की दो मेजर कैटेगरीज हैं, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। तो हम साथ में देख लेते हैं कि प्राइमरी हेडेक क्या है। अ प्राइमरी हेडेक इज कॉज्ड बाय ओवर एक्टिविटी ऑफ और problem with pain sensitive structures in our head. A primary headache isn't a symptom of an underlying disease. यानी जो प्राइमरी हेडेक है वो किस वजह से होता है? जब पेन सेंसिटिव रिसेप्टर या पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी वजह से होता है। और जो प्राइमरी हेडेक है वो किसी और बीमारी की वजह से नहीं होता, यानी वो किसी और बीमारी की कोई अलामत को जाहिर नहीं कर रहा होता। जबकि हम जब सेकेंडरी हेडेक को देखते हैं तो सेकेंडरी हेडेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज दैट कैन एक्टिवेट द पेन सेंसिटिव नर्व्स ऑफ द हेड। सेकेंडरी हेडेक जैसे कि हमने कहा ऊपर बात की थी कि हेडेक जो है वो बहुत सारी बीमारियों में से एक अलामत भी हो सकता है। तो सेकेंडरी हेडेक जो है वो कहा जाता है कि जब किसी और बीमारी की वजह से जो हेड रीजन में पेन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। और वो क्या वजूहात हो सकती हैं? सच एज ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ट्यूमर, meningitis, encephalitis and the overuse of certain medicines such as epidural injections। यानी ये हो सकता है अगर ब्रेन में दिमाग में ब्लीडिंग हो जाए, ट्यूमर हो, मेनिंजाइटिस हो, इंसेफेलाइटिस हो या फिर जो है वो मेडिसिन जैसे कि एपिड्यूरल इंजेक्शन लिया जाए। और एपिड्यूरल इंजेक्शन लिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ताकि पेन कम हो। सेवरल एनाल्जेसिक ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ हेडेक, यानी एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि सर का दर्द जो है वो कम हो। तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल सिक्रीशंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की अगर एबनॉर्मल सिक्रीशन हो तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है जैसे यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन इज अ नेचुरली अकरिंग हार्मोन दैट हेल्प्स कंट्रोल वेरियस बॉडीली फंक्शंस। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बाय मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ वाटर in the space that surrounds cells within the body, vasopressin allow proper cellular functions। यानी कि हम अगर सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो क्या है कि ये वाटर के वॉल्यूम को मेंटेन करता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके गिर्द सेल्स विद इन द बॉडी, यानी बॉडी में जो सेल्स के गिर्द वाटर का वॉल्यूम है उसे मेंटेन करता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेसोप्रेसिन जो है वो अलाउ करता है प्रॉपर सेलुलर फंक्शंस को। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा है कि हमें इस चीज का आंसर देना है कि एबनॉर्मल सिक्रीशंस के क्या इफेक्ट हैं। तो हम देखते हैं कि इफ बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच वेसोप्रेसिन किडनी में रिटेन वाटर, यानी कि अब अगर वेसोप्रेसिन यानी कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है अगर वो बॉडी नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस करे तो किडनी जो है वो वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। कंडीशन कॉल्ड सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, और उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है। और ये तब होती है जब वेसोप्रेसिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं कि इस डिजीज में क्या होता है, एक्सेस वाटर रिटेंशन, डायलूट ब्लड रिजल्टिंग इन लो सोडियम कंसंट्रेशन। और जब बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड डायलूट हो जाएगा और साथ में जो सोडियम की कंसंट्रेशन है, सोडियम की मिकदार है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा केस हो यानी कि इफ बॉडी डोंट हैव इनफ वेसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, किडनी में एक्सक्रीट टू मच वाटर, यानी कि अब अगर इस हार्मोन की अगर हम देखें कि बॉडी में नॉर्मल से कम मिकदार प्रोड्यूस हो रही हो तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी बहुत ज्यादा वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा। दिस कॉजेज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर। और इसकी वजह से यूरिनेशन यानी कि बार बार जो है वो पर्सन यूरिनेट करता है और इसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का।
Question number 9. Explain briefly the hostile and helpful intraspecific interaction by giving suitable example. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस होते हैं उनमें हॉस्टाइल और हेल्पफुल इंटरेक्शन कौन से, और उसमें हमें कोई एक सुटेबल एग्जांपल देनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी, यानी कि ये वो इंटरेक्शंस हैं जो कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होते हैं। जैसे कि ह्यूमन की बात करें, इंसान जो है वो एक स्पीशी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू स्टे इन टच विद अदर्स इन द ग्रुप। और जो एक स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि उन्हें ग्रुप के बारे में पता हो। हॉस्टाइल और हेल्पफुल इंटरेक्शंस ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस। हम देखते हैं कि जो हॉस्टाइल और हेल्पफुल इंटरेक्शंस होती हैं उन्हें कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस भी कहा जाता है। और कोऑपरेशन इज द प्रोसेस वेयर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क और एक्ट टुगेदर और कॉमन और फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉपरेशन है वो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स करते हैं ताकि उन सबको फायदा हो। और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अल्ट्रुज्म जो है वो एग्जाम्पल है हेल्पफुल इंटरेक्शंस की। और अल्ट्रुज्म की बात की जाए इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर दैट अकर विद इन अ स्पीशीज रादर देन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज व्हेन एन इंडिविजुअल एक्ट इन अ वे दैट इंक्रीजेस द चांस फॉर सर्वाइवल ऑफ एन अदर इंडिविजुअल व्हाइल डिक्रीजिंग द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एक्टर। यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जो सर्वाइवल के चांस है उसको सेक्रीफाइस करके, यानी अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके जो अपनी ही स्पीशी के दूसरे मेंबर हैं उनके सर्वाइवल को इन्हांस कर रहा होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हम देखते हैं कि जो हनी बी वर्कर्स होती हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को सेक्रीफाइस कर देती हैं कॉलोनी के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इस सेक्शन के हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टुलाई सेल्स एंड लेडिक सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सर्टुलाई सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं वो कहाँ पर मौजूद है, उनकी लोकेशन क्या है और साथ में हमने उनका फंक्शन बताना है। और ये दोनों के दोनों सेल्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्टुलाई सेल्स की। सर्टुलाई सेल्स आर एलोंगेटेड सेल्स लोकेटेड विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। द मेन फंक्शन ऑफ द सर्टुलाई सेल्स इज टू प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन। यानी कि जो सर्टुलाई सेल्स हैं वो एलोंगेटेड सेल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होती हैं? टेस्टिस में। जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टुलाई सेल्स एंड सर्व टू कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस एट नॉर्मल रेट। यानी कि जो सर्टुलाई सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल रेट पे होने के लिए हार्मोन रिलीज करते हैं और ये नरिश करते हैं स्पर्मेटिड्स को। अब हम बात करते हैं लेडिक सेल्स की। लेडिक सेल्स की लोकेशन की बात करें कहाँ पर मौजूद होते हैं? एडजेसेंट टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसे कि टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। Hormone production in Leydig cell is highly regulated by feedback between luteinizing hormone and LH releasing hormone। और हम देखते हैं कि Leydig cell से हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल की जाती है एक और तरह के हार्मोन से जिसे कि LH हार्मोन कहा जाता है। तो 10th क्वेश्चन के आंसर के कंप्लीट होने के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है और जो सेक्शन सी है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।